स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स पे फोकस किया। आज हम एक स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर है, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर है तो वो ऑब्जर्वर खुद ही एक्सेलरेटेड है। अगर आप एक सर्कल में घूम रहे हो तो आपका खुद का एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स दी सेंटर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हो लेटर से, तो टुवर्ड्स दी सेंटर एक एक्सेलरेशन है आपका खुद का। तो आप एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर हो, एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व करते हो तो आपको रियल फोर्सेस के साथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने की इजाजत नहीं है। आप ऑब्जर्वर बिकॉज एक्सेलरेटेड हो, इसलिए आपको एक स्यूडो फोर्स ऐड करना पड़ता है जिस किसी ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर। इस स्यूडो फोर्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। Centrifugal force is pseudo force when the observer is in a rotating reference frame. इसको ऐसे समझो, सपोज ये एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म ओमेगा एंगुलर स्पीड से अपनी इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है। एक प्लेटफॉर्म है और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है। आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, आप ऑब्जर्वर हो और आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। इस प्लेटफॉर्म पे ही एक बॉक्स रखा है और आपको ये बॉक्स रेस्ट में दिख रहा है। थिंक ऑफ दिस सिचुएशन, आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बॉक्स रखा है, वो बॉक्स आपको रेस्ट में दिख रहा है। प्लेटफॉर्म स्पिन कर रहा है, आप उसके ऊपर खड़े स्पिन कर रहे हो, बॉक्स भी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा स्पिन कर रहा है। स्लिपिंग नहीं है, स्लिपिंग नहीं है मीन्स ये बॉक्स प्लेटफॉर्म पे स्लाइड नहीं कर रहा है, रब नहीं कर रहा है, बस वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्पिन कर रहा है। प्लेटफॉर्म घूम रहा है, प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ बॉक्स ऐसा लग रहा है जैसे फेविकोल से चिपका दिया गया है, वो भी उसके साथ साथ घूम रहा है। आप भी वैसे ही घूम रहे हो जैसे आपके शूज़ को प्लेटफॉर्म से स्टिक कर दिया गया हो, ऐसा कुछ। स्लिप नहीं कर रहे हो। ये ऑब्जर्वर देखता है कि ये बॉक्स रेस्ट में है। वो इस बॉक्स के स्टेट ऑफ रेस्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो इस बॉक्स के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लेता है, बॉक्स का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लेता है। ये रियल फोर्सेस हैं, ये रियल फोर्सेस हैं। एक फ्रिक्शन फोर्स भी बॉक्स के ऊपर वो लगता हुआ देखता है। शायद इसको मैं रियल लाइफ से अगर रिलेट करने की बात करूं तो इस बॉक्स में टेंडेंसी है बाहर भाग जाने की। डू यू थिंक सो? नहीं। आप एक कार में बैठे हो, लेटर से कार में डोर नहीं है, खुली जीप है
और ड्राइवर ने तेजी से ऐसा टर्न लिया, आप फील करते हो ना जैसे आपको कोई गेट से बाहर धकेल देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा टर्न हुआ तो ऐसा लगता है जैसे हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो जिस सीट पे आप बैठे हो उसका फ्रिक्शन फोर्स अगर सफिशिएंट है तो आप बाहर नहीं निकलते, आप बैठे रहते हो। एक फोर्स फील करते हो बाहर की तरफ, कौन लगा रहा आपको समझ में नहीं आता, लेकिन एक फोर्स फील करते हो तो ये फोर्स जो आप फील कर रहे हो पर उसकी एजेंसी नहीं पता, उसका कॉज नहीं पता, ये स्यूडो फोर्स है। ये ऑब्जर्वर इस बॉक्स के ऊपर एक स्यूडो फोर्स देखता है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने की परमिशन नहीं है जब तक कि वो एक मनगढ़ंत फिक्सिशियस स्यूडो फोर्स अपनी तरफ से बॉडी के ऊपर न लगा दे। मैं आपको सिंपल एक फिर से प्रैक्टिकल एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ कि कोई चीज़ स्पिन कर रही है, आप उस पर एक कॉइन रख दो, कॉइन बाहर की तरफ भागने की टेंडेंसी रखती है, अगर बहुत तेज स्पिन है तो ये कॉइन बाहर ही चली जाती है। आप गाड़ी में बैठे हो और किसी ने शार्प टर्न लिया, आपको लगता है कि आप ऐसे बाहर निकल जाओगे, कोई है जो इधर से इधर रेडियली आउटवर्ड आपको पुश कर रहा है, वो कोई मिलता नहीं ढूंढने से, पर फोर्स फील होता है। ये जो फोर्स हम फील कर रहे हैं पर कौन अप्लाई कर रहा है नहीं बता पा रहे हैं, ये फोर्स एक स्यूडो फोर्स कहलाता है। जब ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन कर रहा हो, जब ऑब्जर्वर खुद रोटेट कर रहा हो, तब जो स्यूडो फोर्स होता है उस स्यूडो फोर्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ऑब्जर्वर ओमेगा एंगुलर स्पीड से स्पिन कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जेक्ट रोटेशन एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, जिस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जेक्ट रोटेशन एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट का मास m है, तो जो स्यूडो फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो m ओमेगा स्क्वायर r होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखने का तरीका देखेंगे। Observer in a rotating frame is in non-inertial frame. When he or she observes a body to be at rest, there is a radially outward pseudo force on the body. एक ऑब्जर्वर जो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्यों? क्योंकि इस ऑब्जर्वर का भी एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड सेंटर, वो एक्सेलरेटेड है। ऐसा ऑब्जर्वर अगर किसी बॉडी को रेस्ट में देखता है, ये ऑब्जर्वर इस बॉक्स को रेस्ट में देख रहा है, ठीक है, दोनों प्लेटफॉर्म के साथ घूम रहे हैं, पर मैं ऑब्जर्वर हूँ, वहाँ बॉक्स रखा है, मुझे बॉक्स हमेशा सामने दिखता है, नथिंग इज स्लाइडिंग, बॉक्स स्लाइड नहीं कर रहा, मैं भी स्लाइड नहीं कर रहा, ये 2 मीटर दूर मुझे बॉक्स खुद के आँख के सामने बिल्कुल वहाँ दिखता है, वो हर समय वैसे ही दिखेगा, भले ही प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा हो, मुझे बॉक्स अपने सामने दिखता है। फॉर मी दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में हो और जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जेक्ट उसको रेस्ट में अपीयर होता हो या ऑब्जेक्ट इसको रेस्ट में दिखता हो, तब जो स्यूडो फोर्स हम लगाते हैं इस बॉडी के ऊपर उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और
और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिखने का तरीका है एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहां तीनों टर्म को ठीक से समझिए। एम क्या है? ऑब्जर्वर का मास? नहीं, जिस बॉडी को वो ऑब्जर्व कर रहा है उसका मास। ओमेगा क्या है? ऑब्जर्वर की एंगुलर स्पीड। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। और आर क्या है? आर इस बॉडी का रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस है। एक्चुअली में आप में से जो लोग फिर आगे फिजिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अगर इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक मूव करता हुआ दिखाई दे, लेट अस से ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, ये ब्लॉक इधर उधर कहीं प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, अगर इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक स्लाइड होता हुआ दिखाई दे या किसी भी डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई दे, तो इन जनरल इस ब्लॉक के ऊपर दो तरह के स्यूडो फोर्स होते हैं। एक को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं जो रेडियली आउटवर्ड होता है, और एक कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स सिर्फ तब होता है जब इस ऑब्जर्वर को ये बॉडी चलता हुआ दिखाई दे। इसके लिए न्यूटन्स लॉ फेल हो चुका है। न्यूटन्स लॉ को वैलिड बनाने के लिए इस बॉडी पे दो मनगढ़ंत फोर्स लगाने पड़ते हैं, एक रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक और फोर्स कोरियोलिस फोर्स कहलाता है, जो हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मोस्टली हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसमें ऑलमोस्ट सर्टेन 100% गारंटीड ये है, इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक रेस्ट में दिख रहा होगा। ये ऑब्जर्वर अगर इस ब्लॉक को रेस्ट में देखता है, ऐसे केस में सिर्फ एक ही स्यूडो फोर्स की जरूरत होती है जो रेडियली आउटवर्ड लगाना है, रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ लगाना है, जिसका मैग्नीट्यूड बॉडी का मास ऑब्जर्वर की एंगुलर स्पीड का स्क्वायर इनटू आर ये होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे ही ये फोर्स अप्लाई कर दिया, अब ये ऑब्जर्वर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता है। अगर इस ऑब्जर्वर को ये बॉडी चलती हुई दिखती हो तो फिर उसे एक और स्यूडो फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। मैं एक ड्राइंग बनाता हूं, जरा समझिएगा। सपोज ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल स्पिन कर रहा है जैसा अभी हमने समझा था। ये स्पिन कर रहा है इसे। आप यहां किनारे पे खड़े हैं लेटस से, ठीक है? आपके हाथ में एक बॉल है, ये प्लेटफॉर्म स्पिन कर रहा है। इमेजिन करो कि एक स्पिनिंग प्लेटफॉर्म के किनारे एज पे खड़े हो तुम, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, बॉल को तुमने छोड़ा। तुम्हें, जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तुम्हें ये बॉल किस तरीके से ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा? तुम्हें ये बॉल किस तरीके से ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा? जैसे ही बॉल को तुम हाथ से छोड़ोगे, ये बॉल इनिशियली रेडियली आउटवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा। तुम प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हो, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, बॉल को छोड़ा, ये बॉल तुम्हें बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, बाहर की तरफ, ऐसे खुद से दूर भागता हुआ दिखाई देगा इनिशियली। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आंसर है कि ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने की परमिशन ही नहीं है जब तक ये स्यूडो फोर्स नहीं लगाता। ये साहब इस बॉल के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं जो रेडियली आउटवर्ड होता है।
तो इनसे अगर आप पूछेंगे कि बॉल को छोड़ा तो तुम्हें बॉल उधर जाता हुआ क्यों दिख रहा है, आप ऐसे घूम रहे हो, छोड़ा बॉल रेडियली बाहर की तरफ जाता हुआ क्यों दिख रहा है, ये फिजिक्स पढ़ के आए हैं, ये बताएंगे दिस इज बिकॉज ऑफ वन स्यूडो फोर्स दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो रेडियली बाहर है, इस वजह से बॉल बाहर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जरा सोच के देखो कि अगर ये प्लेटफॉर्म सच में ऐसे स्पिन कर रही है तेजी से, तुमने बॉल को छोड़ा तो बिगिनिंग में तो बॉल इधर जाती हुई दिखेगी, लेकिन क्या बॉल लगातार तुम्हें खुद से ऐसे दूर जाती हुई दिखाई देगी? कॉमन सेंस कहता है नहीं। तुम ऐसे स्पिन कर रहे हो, पक्की बात, थोड़ा सोच के देखना, इमेजिन करके देखो, थोड़ी देर के बाद 0.2 सेकेंड के बाद तुम्हें बॉल को देखने के लिए ऐसे पीछे घूमना ही पड़ेगा, बॉल उधर कहीं। तुमने बॉल को छोड़ा, तुम स्पिन कर रहे हो तेजी से, तुम घूम रहे हो, अभी तुमने बॉल को छोड़ा, बॉल ऐसे तुरंत अभी इधर जाता हुआ दिखा, लेकिन 0.2 सेकेंड के बाद तुम यहां आ गए हो घूम के। बॉल को अपने विजन में रखने के लिए तुम्हें अपना सिर ऐसे घुमाना पड़ेगा, बॉल तुम्हें इधर कहीं दिखाई देगा, पीछे की तरफ। जमीन पे खड़े आदमी को क्या दिखाई देगा वो हम बात नहीं कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तुम, ऐसे सोचो ना भाई, प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से स्पिन कर रहा है, एक बॉल को छोड़ोगे तो बॉल कहाँ दिखाई देगा तुम्हें थोड़ी देर के बाद? वहाँ नहीं, क्या एकदम दिखेगा कि एकदम मेरे नाक की, मैंने अपना सिर ऐसे रखा और मेरे नाक की सीध में ऐसे चलता चला जा रहा है बॉल? नहीं। अगर हम अपने सिर को ऐसे स्टिल रखें, लेट अस से ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में स्टिल रखें, तो बॉल जैसे ही छोड़ा इनिशियली तो इधर चलेगा, लेकिन फिर इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हमें नहीं दिखेगा जब तक कि हम अपने सिर को ऐसे नहीं घुमाएंगे। हम प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं, एक्चुअल में जमीन पे खड़ा आदमी ऐसा कुछ देखेगा कि प्लेटफॉर्म पे घूमता हुआ शशि भूषण यहां से यहां आ गया, बॉल कहीं इधर ही है, इसलिए यहां खड़े आदमी को बॉल यहां देखने के लिए अपना सिर इधर घुमाना ही पड़ेगा, अपना सिर इधर घुमाना ही पड़ेगा, तभी बॉल दिखेगा। तो जमीन पे खड़े आदमी के लिए एक्सप्लेनेशन अलग है, पर इस आदमी से पूछेंगे कि भाई अगर सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉल पे लग रहा हो, बॉल को रेडियली आउटवर्ड जाना चाहिए, लेकिन ये बॉल ऐसे क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? तुम्हें तो दिखता है कि ये बॉल ऐसे चला गया, इधर गया और फिर पीछे गया। तो उसकी वजह एक्चुअली है, इस आदमी को बॉल का ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इस जैसे बॉल रेस्ट में था तो उस पर एक ही स्यूडो फोर्स था, लेकिन बॉल जैसे ही इस आदमी को चलता हुआ दिखा उस पर एक दूसरा स्यूडो फोर्स आ जाता है। इस केस में स्यूडो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, वो फोर्स बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है। हम ये सोच रहे हैं कि ये आदमी बॉल के पाथ को कैसा दिखेगा, उसे बॉल उधर और फिर ऐसे पीछे जाता हुआ दिखेगा। उसका एक्सप्लेनेशन ये है, उसको स्यूडो फोर्स दो एज्यूम करने पड़ेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक कोरियोलिस फोर्स। एनीवे मैं बेकार इस डिस्कशन में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कोरियोलिस फोर्स आपके कोर्स में नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। आपको हर क्वेश्चन में अगर स्यूडो फोर्स इन्वॉल्व है तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इस रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर को बॉडी रेस्ट में दिख रही होगी। जब तक बॉडी रेस्ट में है उस ऑब्जर्वर के लिए, तब तक एक ही स्यूडो फोर्स काफ़ी होता है, उस स्यूडो फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इस पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, आई होप कि आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए, इसी प्लेटफॉर्म वाले ही एग्जाम्पल को मैं ऐसा कर देता हूँ। इनफैक्ट देखिएगा, सपोज यहाँ एक बॉक्स रखा है और ये बॉक्स स्लाइड नहीं कर रहा है, मीन्स ये बॉक्स प्लेटफॉर्म के साथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फेविकॉल से चिपका दिया गया है, सर्कल में घूम रहा है। अब मैंने प्लेटफॉर्म की एंगुलर स्पीड को बढ़ाना शुरू किया, ओमेगा को बढ़ाना शुरू किया, 2 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे बढ़ाना शुरू किया।
ओमेगा बढ़ाते 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 एक ऐसा पॉइंट आया जब मैंने देखा कि ये ब्लॉक बाहर की तरफ भागने लगा, स्लिप करने लगा प्लेटफॉर्म पे। ओमेगा की किस वैल्यू पे ये ब्लॉक स्लिप करने लगेगा, ये क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा मिनिमम, फॉर विच the block slides on the platform. Find the smallest value of omega at which the block slides on the platform. ये ब्लॉक प्लेटफॉर्म पे स्लाइड करे, इसके लिए ओमेगा की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये बताना है। मैं लेट अस अज्यूम, मैं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर। ओके, मैं एक ऑब्जर्वर हूं जो ग्राउंड पे खड़ा हूं। ग्राउंड पे खड़े आदमी को न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने की परमिशन है, वो इनर्शियल फ्रेम में है, वो रियल फोर्सेस के साथ न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकता है। इस आदमी को इस ब्लॉक का मोशन क्या दिखाई देता है? आंसर है, यह आदमी देखता है कि यह ब्लॉक आर रेडियस के सर्कल में ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। यह आदमी क्या देखेगा? यह ब्लॉक ऐसा दिख रहा है जैसे चिपका दिया गया है और प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है। स्लाइडिंग तब होगी जब ये ब्लॉक इस पॉइंट से खिसक के इस पॉइंट पे आ जाए, तब वो खिसका, वो सरक नहीं रहा है, जहां रखा है वहीं ऐसे घूम रहा है। तो आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, ये आदमी यही देखता है। सो फॉर दिस ऑब्जर्वर, फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, द ब्लॉक is moving on a circle of radius r. Block is moving on a circle of radius r. This normal reaction force, this mg, ठीक। ये आदमी देख रहा है ब्लॉक को, प्लेटफॉर्म को भूल जाओ, ब्लॉक के बारे में सोचो। इस आदमी को ब्लॉक कैसा दिख रहा है? सर्कल में घूमता हुआ। क्या पढ़ा है इसने फिजिक्स की क्लास में? इसने पढ़ा है कि कोई भी चीज सर्कल में तभी घूमेगी जब उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स हो। कौन है वो फोर्स? कहां से आएगा इस ब्लॉक पे वो फोर्स? एक ही फोर्स हो सकता है, वो है फ्रिक्शन। प्लेटफॉर्म ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है, दैट इज टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, और कोई फोर्स हो ही नहीं सकता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक पे। इस आदमी से मैंने पूछा, भाई एक्सप्लेन करो कि ये ब्लॉक सर्कल में क्यों घूम रहा है? इसने कहा, इस ब्लॉक पर प्लेटफॉर्म एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है और वो फ्रिक्शन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इन साहब ने इक्वेशन लिखे, n इज इक्वल टू mg, और दूसरा इक्वेशन लिखा, फ्रिक्शन फोर्स दैट इज रेडियल फोर्स टुवर्ड सेंटर दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों घूम रहा है सर्कल में, सेंटर की तरफ फोर्स है क्या? बोले हाँ है। कहां है? फ्रिक्शन। अब अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे, एंगुलर स्पीड बढ़ाओगे, तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंटर की तरफ बड़ा फोर्स चाहिए, तभी वो सर्कल में घूम पाएगा। ठीक है ना? फ्रिक्शन बढ़ेगा। अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और बढ़ाओगे ओमेगा, फ्रिक्शन और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहता कि रबिंग हो। फ्रिक्शन तब खुश रहेगा जब ये ब्लॉक बिल्कुल यहीं चिपका हुआ इस डॉट के ऊपर रहते हुए सर्कल में घूमता रहे। अगर ये ब्लॉक यहां से चल के यहां खिसक गया, यहां आ गया, ये रबिंग हुई, फ्रिक्शन को अच्छा नहीं लगेगा। तो
ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ये तब होगा जब वो आर रेडियस के सर्कल में चले। अभी ये ब्लॉक आर रेडियस के सर्कल में चल रहा है और थोड़ी देर में मुझे दिखाई दे कि नहीं, अब ये सर्कल में नहीं चल रहा है, ये तो खिसक के कहीं इधर आ गया, मीन्स रबिंग हुई। फ्रिक्शन ये रबिंग नहीं चाहता। तो जब ओमेगा तुम बढ़ाओगे, सर्कल में घूमने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर ज़्यादा है, फ्रिक्शन बढ़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है ना भाई, उसके बियॉन्ड तो बढ़ नहीं सकता। तुम इसको बढ़ाओ ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाओ ये बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन अपने पीक वैल्यू पे है, ओमेगा अपने पीक वैल्यू पे है, फ्रिक्शन अपने पीक वैल्यू पे। अब अगर ओमेगा तुमने यहां से, ओमेगा मैक्स क्यों लिखा है? क्योंकि अगर ओमेगा अब तुमने इसके ऊपर किया तो फ्रिक्शन अब बढ़ नहीं पाएगा, तो जितना फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ वो मिल नहीं पाएगा। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी नहीं स्लिप करने के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम फॉर विच ब्लॉक डज द ब्लॉक स्लाइड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा ठीक है, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि किस मैक्सिमम ओमेगा पे ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, उससे रत्ती भर भी वैल्यू बढ़ाओगे तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, है ना। सो बल्कि इसको ऐसा लिख देता हूं, चलो ऐसा लिख दूं, ऐसा नहीं लिखता हूं, ऐसा लिख देता हूं कि जो फ्रिक्शन है इट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एच। ठीक, तो फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू ऐसी है, अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो इट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी, एन की जगह एम जी। सो ओमेगा स्क्वायर आर अगर म्यू जी है तो ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक लिखा मैंने, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन के बराबर या उससे छोटा होगा। ब्लॉक स्लाइड ना करे इसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन इतना है तो ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, तो ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए। जैसे सोचने में मान लो ये नंबर है 100 न्यूटन, फ्रिक्शन की बड़ी से बड़ी वैल्यू 100 न्यूटन है, तो ये जो रिक्वायर्ड फोर्स है सेंटर की तरफ दैट शुड बी लेस देन 100, तो स्लाइड नहीं करेगा। सो दिस रिक्वायर्ड फोर्स शुड बी लेस देन दिस, तो वो स्लाइड नहीं करेगा। विच मीन्स ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन दिस, ये स्लाइड नहीं करेगा। विच मीन्स ओमेगा लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय आर, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। जस्ट स्लाइड करेगा फॉर द ब्लॉक टू स्लाइड ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू जी बाय आर। ब्लॉक को जस्ट स्लाइड करने के लिए, जस्ट उसकी स्लाइडिंग शुरू हो, उसके लिए ओमेगा की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। मान लो ये नंबर है 1 मिनट 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू 10 से जैसे ही ऊपर जाएगी वो स्लाइड कर जाएगा। तो आपसे जो सवाल में पूछा गया ओमेगा की मिनिमम वैल्यू बताओ जिस पे वो स्लाइड करेगा, तो आंसर है 10.00000001। मान लो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 10, ओमेगा 10 से कम है या उसके बराबर है, स्लाइड नहीं करेगा। ओमेगा जैसे ही 10 से बड़ा हुआ स्लाइड करेगा, 10 से कितना बड़ा, 10.00000001 होने से भी स्लाइड करेगा, तो उसको 10 ही बोलेंगे ना। सो ओमेगा मिनिमम एट विच स्लाइडिंग स्टार्ट्स इज अंडर रूट म्यू जी बाय आर। मतलब ये इक्वल साइन को लेके आप परेशान मत हुआ कीजिए, मैं ये समझा रहा हूं। ओमेगा जब 10 के इक्वल है, नंबर 10 है, 10 के इक्वल है, तो स्लाइडिंग नहीं होगी। लेकिन 10 से रत्ती भर भी ज़्यादा हुआ तो स्लाइडिंग होगी। तो प्रैक्टिकली हम यही बोलते हैं कि ओमेगा 10 हो गया तो स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। 10.00000001 को क्या बोलेंगे, 10। सो ओमेगा मिनिमम फॉर स्लाइडिंग टू स्टार्ट इज दिस। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ आया, ये सर क्या पढ़ा रहे हैं। सवाल ये था कि इस प्लेटफॉर्म पे एक ब्लॉक रखा है, ओमेगा को बढ़ाना शुरू किया, ओमेगा की कौन सी वैल्यू पे ब्लॉक स्लिप करने लगेगा।
ओमेगा की वैल्यू जैसे ही इसको एक्सीड करेगी ब्लॉक स्लिप करने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था एम ओमेगा स्क्वायर आर, एक लिमिट के ऊपर नहीं जा सकता, एक लिमिट के ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ओमेगा आप बहुत बड़ा कर देंगे, ज़्यादा फोर्स चाहिए, इधर देने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक सर्कल में नहीं घूमेगा। आपको चाहिए इस तरफ 100 न्यूटन फोर्स और फ्रिक्शन सिर्फ है 99, तो ये ब्लॉक सर्कल में नहीं घूमेगा। सर्कल में नहीं घूमेगा मतलब इस डॉटेड पाथ पे नहीं घूमेगा, तो ब्लॉक स्लिप कर गया, वो किसी और पाथ पे जा रहा है, तो इस जगह से वो हिल गया, वो यहाँ आ गया, तो स्लाइडिंग हो गई। इसी क्वेश्चन को हम अब एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इस ऑब्जर्वर को जो जमीन पे खड़ा था उसको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाते हैं। ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा गया, ओमेगा को कम से कम कितना कर दें जिससे स्लिपिंग होने लगे। अब हम इसको एक डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वर इस रोटेटिंग फ्रेम में हो, ऑब्जर्वर अगर खुद प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, तो क्या देख रहा है, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, वो सिंपली देख रहा है कि ये ब्लॉक मेरे सामने रखा है, जैसे वो यहाँ खड़ा है उसके सामने रखा है, और हर समय उसको नाक के सामने वो ब्लॉक दिख रहा है। ही डज नॉट सी एनी मोशन इन द ब्लॉक, उसको ब्लॉक अपने से फिक्स दूरी 2 मीटर पे नाक के सामने रखा हुआ दिखता हर समय। इनसे आप पूछेंगे इज द ब्लॉक मूविंग, ही विल से नो। फॉर दिस ऑब्जर्वर ब्लॉक इज नॉट मूविंग इफ इट इज नॉट स्लाइडिंग। इफ द ब्लॉक बिगिंस टू स्लाइड then this fellow will see that block is moving। लेकिन जब तक ब्लॉक एक तरह से फेविकोल से चिपका है, ये भी अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा है, उसको ब्लॉक वहाँ सामने में दिख रहा है, वहीं सामने में दिख रहा है, प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है जमीन खड़े आदमी के लिए। भाई इस समय हम सभी रोटेटिंग बॉल के ऊपर खड़े हैं, अर्थ के ऊपर खड़े हैं, एक दूसरे को हम स्लाइड करता हुआ देख रहे हैं, एक दूसरे को घूमता हुआ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नहीं, जो जहाँ बैठा वहीं बैठा दिख रहा है मुझे। ऐसे ही ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे इस आदमी को ये ब्लॉक रेस्ट में दिख रहा है, अगर वो स्लाइड नहीं कर रहा है तो ये आदमी कैसे एक्सप्लेन करेगा ब्लॉक के रेस्ट को। ये कहता है ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, इट मीन्स n इज इक्वल टू mg। ये साहब समझा रहे हैं कि इनको ब्लॉक चलता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है। ही सेड n इज इक्वल टू mg, सो फार सो गुड। पर मैंने इनसे पूछा कि ये फ्रिक्शन तो लगता है, तुम जमीन पे खड़े थे तो तुम्ही ने कहा था कि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन तो अनबैलेंस फोर्स हुआ, क्या ये ब्लॉक नहीं चलना चाहिए। तब ये फिजिक्स पढ़े आदमी, इनको याद आया कि भाई मुझे न्यूटन्स लॉ लगाने की तो परमिशन ही नहीं है, मैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा हूँ, मुझे न्यूटन्स लॉ लगाने की परमिशन कहाँ है, मुझे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाकर मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर पाऊंगा। तो ये साहब याद करते हैं कि इन्हें इस ब्लॉक के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगाना है, रेडियली आउटवर्ड। m इस ब्लॉक का मास, ओमेगा इनकी एंगुलर स्पीड, ऑब्जर्वर की एंगुलर स्पीड, और r रोटेशन एक्सिस से बॉडी की दूरी। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आएगा, जब ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में हो। जब ये ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है, वो खुद घूम रहा है, तब उसको एक मनगढ़ंत स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी के ऊपर, तभी वो न्यूटन्स लॉ लगा के सही आंसर दे पाएगा। ये स्यूडो फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड m ओमेगा स्क्वायर r होता है। सो ये साहब ने कहा कि n इज इक्वल टू mg। इन्हीं साहब ने कहा कि ये तो मुझे चलता हुआ दिखता नहीं है, सो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इन्हीं साहब ने कहा कि फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इनके हिसाब से इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, इसलिए नहीं चल रहा है, इनको ये चलता हुआ नहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं। कैसे एक्सप्लेन किया, एक स्यूडो फोर्स लगा के। जब तक ये जमीन पे खड़े थे इनको ये बॉडी सर्कल में घूमता हुआ दिख रहा था, अब इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक
रेस्ट में दिख रहा है, ब्लॉक एट रेस्ट दिख रहा है। तो रेस्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एन एम जी के बराबर, फ्रिक्शन एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल। ठीक है, इक्वेशन सेम है। इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जिस पे स्लाइड करता हुआ इनको दिखने लगेगा। उसके बाद के स्टेप सारे सेम है, सेम इक्वेशन लिखा है। अगर आप ओमेगा बढ़ाते जाओगे तो इन साहब को दिखेगा कि ये फोर्स बलवान होता जा रहा है, ये फोर्स बढ़ता जा रहा है ओमेगा बढ़ाने से, फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। इसको रोक के रखने के लिए ओमेगा बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो इनको दिखने लगेगा कि ये फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा ताकतवर हो गया, तो स्लाइड करने लगेगा। सो स्लाइडिंग बिगिंस when this force becomes greater than maximum value of friction। इसमें शायद ज़्यादा आसान है देखना और समझना। एक बाहर फोर्स है, एक अंदर फोर्स है। ओमेगा बढ़ाने से ये फोर्स बड़ा होता जा रहा है तो समझना आसान है। ये फोर्स 10 तो फ्रिक्शन 10, ये 11 तो फ्रिक्शन 11, ये 12 तो फ्रिक्शन 12, ये 15 तो फ्रिक्शन 15। लेकिन फ्रिक्शन 15 तक ही जा सकता है मान लो। तो जैसे ही ये 15.01 होगा ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। इस आदमी को दिखेगा कि ये ब्लॉक हिला, जो अभी तक हिलता हुआ नहीं दिख रहा था। सो स्लाइडिंग बिगिंस व्हेन m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू म्यू n की जगह आप mg लिखोगे तो कुल मिलाकर ये बन जाएगा स्लाइडिंग बिगिंस व्हेन ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन म्यू जी बाय आर। सेम चीज। अर्थ एक स्पिनिंग बॉल है, सभी जानते हैं। ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से अर्थ स्पिन कर रही है। अर्थ के इक्वेटर पे आप जो एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल एक्सपीरियंस करते हो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से थोड़ी कम होती है। या बोले तो आप जो वेट फील करते हो अपनी बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट के लिए, वो वेट ट्रू वेट से थोड़ी कम होती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ी कम होती है। क्यों? जैसे फर्ज करो कि यहां एक आदमी खड़ा है, आदमी मान लेते हैं, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, ठीक है, गिरोगे नहीं ना? नहीं। अर्थ के सरफेस पे अगर आप यहां हैं तो आप ऐसे ही खड़े हैं, ये टैंजेंट है, ये वर्टिकल है। हम जो खड़े हैं अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस के अलोंग कहीं भी जा रहे हैं तो अपन टैंजेंट के अलोंग जा रहे हैं। जो बड़ा ह्यूज बॉल है उसके टैंजेंट के अलोंग जा रहे हैं। ये इसी को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और वर्टिकल उसके परपेंडिकुलर अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये लाइन अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये जो दीवार है, ऐसा इमेजिन करें अगर हम एक टनल खोद के बिल्कुल नीचे गड्ढे में चले जाएं तो कहाँ पहुँचेंगे? मोटा मोटी अर्थ के सेंटर पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये दीवार वर्टिकल है, वर्टिकल ये डायरेक्शन है, आप अर्थ के सेंटर पे पहुँच जाएंगे। एनीवे, तो ये जो आदमी अर्थ के इक्वेटर पे खड़ा है, अगर अर्थ स्पिन नहीं कर रही होती, अगर अर्थ स्पिन नहीं कर रही होती तो इस आदमी के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यही इस आदमी का वेट होता। ये जो फ्लोर है ये इस आदमी पे इतना ही बड़ा नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता
नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेम होते और आदमी का वेट होता एफ जी के इक्वल। मैं यहां लिख दे रहा हूं, एफ जी इज ग्रेविटेशनल force applied by the earth, which is same as weight of the man if the earth were non-rotating. If the earth was non-rotating, sorry, if the earth was non-rotating, that means if the earth, आप इमेजिन करो कि अर्थ स्टिल है, अगर ऐसा होता, यही आदमी का वेट, लेकिन बिकॉज अर्थ इज स्पिनिंग, तो ये आदमी इस इक्वेटर के सर्कल पे ऐसा घूम रहा है 24 घंटे में एक चक्कर। वो आदमी खुद एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में, या पड़ोस में उसका जो फ्रेंड खड़ा है वो रोटेटिंग फ्रेम में, उसको ऑब्जर्वर मान लो, वो खुद भी ऑब्जर्वर हो सकता है, मैं खुद अपना ऑब्जर्वर, क्या बुराई है। इक्वेटर पे खड़ा आदमी आर रेडियस के एक सर्कल पे ओमेगा एंगुलर स्पीड से स्पिन कर रहा है। उसको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके किसी क्वेश्चन का आंसर देने की परमिशन ही नहीं है जब तक वो एक स्यूडो फोर्स ना लगाए। वो खुद ऑब्जर्वर है ऐसा मान लो, या उसका बगल में खड़ा एक फ्रेंड ऑब्जर्वर है। रेडियली आउटवर्ड एम ओमेगा स्क्वायर आर, एक स्यूडो फोर्स उसको अपनी बॉडी पे इमेजिन करना पड़ेगा। जी हां, ये फोर्स वो फील कर रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर नाम के इस फोर्स को ये आदमी अपनी बॉडी पे एक्ट करता हुआ फील कर रहा है, हकीकत में फील कर रहा है। एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये रेड फोर्स, ये आदमी सच में फील कर रहा है अपनी बॉडी पे, रोटेटिंग फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ट्रू सेंस में। वो आदमी वो स्पिन कर रहा है, उसको अपनी बॉडी पे, अपने फ्रेंड की बॉडी पे एम ओमेगा स्क्वायर आर, एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स फील हो रहा है। तो इफेक्टिवली जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, ऐसा मोटा मोटी आप सोच सकते हैं कि उसको एफजी फील नहीं होता, एफजी से थोड़ा कम फील होता है, या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एफजी के बराबर नहीं होती, वो उससे थोड़ी कम होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। वो आदमी खुद को रेस्ट में देख रहा है, तो फॉर रोटेटिंग अर्थ, नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एफ जी, विच मीन्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, एन इज इक्वल टू एफ जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। और नॉर्मल रिएक्शन अगर कंफ्यूज कर रहा है तो उसको दिमाग से हटा दो, फॉरगेट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन। तुम ऐसा सोचो कि इस पेन को मैंने यहाँ से छोड़ा गिरने के लिए, इक्वेटर पे खड़े आदमी ने एक पेन को छोड़ा, उस पेन के ऊपर दो फोर्स वो देखता है, एक एफ जी अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, और एक बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड स्यूडो फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर। उस आदमी को इस गिरते हुए पेन के ऊपर जो नेट फोर्स दिखाई देता है वो एफ जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर दिखाई देता है। ये पेन को छोड़ा तो एक अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल और एक रेडियली आउटवर्ड मतलब वर्टिकली अप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर। उस आदमी को गिरते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स ये दिखाई देता है। तो इसको मैं एम जी डैश लिख ले रहा हूं और एफ जी को मैं एम जी लिख ले रहा हूं। प्लीज कंफ्यूज मत होइए,
अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, जिसको आप अपरेंट वेट कहते हैं, जो फील करते हैं वेट, वो m इंटू जी के इक्वल होता है। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन। लेकिन बिकॉज अर्थ स्पिन कर रही है, तो जो नेट फोर्स आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील करते हो, अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, जैसे गिरते हुए चीज पे तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, नहीं तो गिर रहा है, तो उस पर जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होता है वो एफ जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर होता। और अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कम हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम एफ जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। एफ जी ट्रू ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लिख रहा हूं, और जी डैश लिख रहा हूं जो हम फील कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल एक्सेलरेशन जो हम फील कर रहे हैं वो जी डैश है, या इफेक्टिव वेट जो हम फील कर रहे हैं उसको हम एम जी डैश लिख रहे हैं। सो जी डैश इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। व्हाट इज जी डैश? इज acceleration of free fall that we observe। अरे भाई, जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, एन को भुला दो, नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। अर्थ तुम्हें जितने फोर्स से खींचती है उसमें एक फोर्स कम कर दो, एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स है बिकॉज ऑफ रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी, तुम झूले पे बैठे होगे ना मेले में, तो रोटेट करता है तो लगता है ना कि हम बाहर चले जाएंगे। वो जो फोर्स तुम्हें लग रहा है पर पता नहीं कौन लगा रहा है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अर्थ स्पिन कर रही है तो उसकी वजह से भी तो हमारी बॉडी पे लग रहा होगा वो फोर्स, रेडियली आउटवर्ड मतलब वर्टिकली आउट, और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल अंदर की तरफ है। तो नेट नेट जो मेरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, दोनों चीजों की वजह से, ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों मिला दें तो नेट फोर्स मेरी बॉडी पे ये लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल पुल और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो किसी पेन को छोड़ा, ये पेन जिस एक्सेलरेशन से गिरता हुआ दिख रहा है वो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स इतना है डिवाइडेड बाय मास, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यही एक्सेलरेशन है जो हम फील कर रहे हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, acceleration of free fall, right? And g is the true acceleration due to gravity. तो because of rotation of earth जो acceleration of free fall हम feel करते हैं वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा कम होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से थोड़ा कम होता है। सिर्फ ग्रेविटी होती तो हम ये फील करते, लेकिन बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग हम ये फील करते हैं, दिस माइनस समथिंग। पर ये इफेक्ट बहुत छोटा है। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर के आसपास है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर के आसपास है, और जो ओमेगा है, एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, वो कितना है भाई? 2 पाई रेडियन बाई 24 आवर। अर्थ 2 पाई रेडियन से घूमती है 24 घंटे में। रेडियन पर सेकंड में लिखना है तो 24 आवर को सेकंड में बदल दो, सो मेनी रेडियन पर सेकंड, ये एंगुलर स्पीड है। तो ये छोटा नंबर है, ठीक है, रेडियस तो बड़ा है पर ओमेगा स्क्वायर बहुत ही छोटा नंबर है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल टर्न आउट टू बी ए स्मॉल नंबर। ये 9.8 के सामने ये नंबर बड़ा छोटा है। तो इफेक्ट बहुत हल्का सा है लेकिन है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इग्नोर करोगे तो करो, पर आप जो है फ्री फॉल एक्सेलरेशन फील कर रहे हो वो तो यही फील कर रहे हो। हाँ ठीक है, ये इफेक्ट बहुत छोटा है इसलिए हम आमतौर पे नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताओ। एक दिन बजरंग बली ने डिसाइड किया कि अर्थ की एंगुलर स्पीड बढ़ा देते हैं, स्पिनिंग फास्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा? तुम तुरंत 12th क्लास में चले जाओगे, IIT जेईई का एग्जाम तुरंत सामने आ जाएगा। अरे अर्थ अगर फास्ट स्पिन करने लगे
तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे का दिन होने लगेगा। 12 घंटे में एक चक्कर लगा लिया, अगर एंगुलर स्पीड डबल कर दिया तो 12 घंटे में ही एक दिन खत्म। तो 11th क्लास में जो 8 महीने बचे हैं वो तो छोटा हो जाएगा ना, 4 ही महीने जितना टाइम मिलेगा और खत्म। तो बजरंगबली ने किसी वजह से अर्थ की एंगुलर स्पीड को बढ़ाना शुरू किया। ओमेगा को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। एक ऐसा पॉइंट आया जब इक्वेटर पे खड़ा आदमी वेटलेसनेस फील करने लगा। इक्वेटर पे खड़े आदमी को लगा कि उसके बॉडी में कोई वेट ही नहीं है। उसने अपने हाथ से पेन को छोड़ा तो ये पेन नीचे नहीं गिर रहा है। उसे दिखाई दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 0 हो गया। बजरंगबली अर्थ की एंगुलर स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट आया जब इक्वेटर पे खड़े आदमी ने इस पेन को छोड़ा, पेन नहीं दिखता है, नीचे गिर ही नहीं रहा। एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल इज 0। उसको अपनी बॉडी में कोई वेट नहीं लग रहा है। ऐसा ऐसा करता है तो कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। किस एंगुलर स्पीड पे ऐसा होगा? उस समय दिन की लंबाई क्या होगी? हाउ मेनी आवर्स अ डे विल हैव? सो इफ the angular speed of the earth is increased a man on the equator feels weightlessness. Weightlessness is one word. A man on the equator feels weightlessness at angular speed omega naught. Find omega naught. अर्थ की एंगुलर स्पीड कितनी होती अगर इक्वेटर पे खड़ा आदमी वेटलेसनेस फील कर रहा होता? वेरी सिंपल। वेटलेसनेस मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0, जी डैश जो इफेक्टिव फ्री फॉल एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाए। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है और ये लाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों एक दूसरे की इक्वल हो जाए। अगर अर्थ 800 न्यूटन फोर्स से आपको खींच रही है और आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी 800 न्यूटन है, तो आपको अपनी बॉडी पे कोई फोर्स फील नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम 0। आप वेटलेसनेस की स्टेट में होंगे, पेन को छोड़ेंगे तो जी डैश विल बी 0। सो दिस विल हैपन व्हेन दिस इज 0, जी डैश इज 0। सो दिस विल हैपन व्हेन g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर is 0. This is 0, which means angular speed omega naught at this instant is under root g by r. अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड अंडर रूट जी बाय आर होती तो इक्वेटर पे खड़ा आदमी वेटलेसनेस फील कर रहा होता। इस समय दिन की लंबाई कितनी होगी? व्हाट इज लेंथ ऑफ द डे एट दिस मोमेंट? व्हाट इज लेंथ ऑफ द डे? कितने घंटे का दिन है? लेंथ ऑफ द डे कैसे निकालेंगे? 2 पाई बाई ओमेगा। दिन की लंबाई क्या होगी जब इक्वेटर पे खड़ा आदमी वेटलेसनेस फील कर रहा है? हमने कैलकुलेट किया ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड पे। ओमेगा नॉट एक सिंबल दे दिया मैंने उस एंगुलर स्पीड को जब इक्वेटर पे खड़ा आदमी वेटलेसनेस फील करने लगता है। ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड पर इक्वेटर पे खड़ा आदमी वेटलेसनेस फील करने लगता है, तो उस समय जो दिन की लंबाई होगी वो 2 पाई बाई ओमेगा नॉट होगी। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं। देखिए, सर्कल 1 सेकंड में जितने रेडियन के एंगल से घूमे उसी को एंगुलर स्पीड कहते हैं। एंगुलर स्पीड ओमेगा है, मतलब 1 सेकंड में आप ओमेगा रेडियन के एंगल से घूमे।
एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब 2 पाई रेडियन घूमना होता है। ओमेगा रेडियन घूमे 1 सेकेंड में, तो 2 पाई रेडियन मतलब एक चक्कर घूमेंगे इतने सेकेंड में। ओमेगा रेडियन घूमे 1 सेकेंड में, तो 2 पाई रेडियन घूमेंगे 2 पाई बाई ओमेगा सेकेंड में। एक चक्कर लगाएंगे 2 पाई रेडियन घूमेंगे इतने सेकेंड में। ये टाइम पीरियड है। तो अर्थ को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वही दिन की लंबाई। अभी अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर में घूम जाती है, दिन की लंबाई 24 घंटे। अब अर्थ अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगाने वाली है, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की जगह लिख दिया अंडर रूट जी बाय आर, तो 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। आर क्या है? अर्थ का रेडियस। ये कैलकुलेट करने से आर 6400 किलोमीटर, जी 9.81, ये जब डाल के मोटा मोटी कैलकुलेट करोगे तो ये करीब करीब 85 मिनट आता है, 84.6 मिनट और समथिंग लाइक दैट। तो दिन की लंबाई 85 मिनट होती भाई, 85 मिनट में एक दिन खत्म। अगर अर्थ इतनी फास्ट स्पिन कर रही होती कि 85 मिनट में एक दिन खत्म, तो इक्वेटर पे खड़ा आदमी वेटलेसनेस फील कर रहा होता। ये इफेक्ट सिर्फ इक्वेटर पे होगा क्या? आंसर है नहीं। ये जबलपुर है, एट सम हायर लैटिट्यूड। ये जबलपुर है। जबलपुर में खड़े हम इस सर्कल पे घूम रहे हैं। ये रेडियस जो है वो थोड़ा छोटा है, नहीं, हम थोड़ा छोटे रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं, इसलिए हमारी बॉडी पे एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता है, प्लस वो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये एम ओमेगा स्क्वायर आर है। मोटी बात यह है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि ये हम छोटे रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं। तो जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे जाते हो, रोटेशन का असर कम होता जाता है। अभी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे कि अगर हम यहाँ कहीं खड़े हैं, लैटिट्यूड एंगल थीटा पे खड़े हैं, तो अपरेंट वेट क्या होगा, वो ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ लेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने के लिए। अगर आप पोल पे खड़े हो, यहाँ पोल पे खड़ा आदमी जीरो रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, वो ट्रू वेट एक्सपीरियंस कर रहा है। इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींच रही है वो पूरा फोर्स फील कर रहा है। रेडियली आउटवर्ड कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं। तो अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा इक्वेटर पे और सबसे कम पोल पे होता है। ये कारण है जिसकी वजह से ऐसा पाया गया है कि पोल पर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सिर्फ mg फोर्स एक्ट कर रहा है, और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल सबसे कम होता है, क्योंकि इक्वेटर पे इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कमज़ोर हो जाता है। तो अर्थ के सरफेस पे अगर हम अलग अलग जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करें, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल को मेजर करें, तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल सबसे कम और पोल पर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये जनरल एक्सपीरियंस है जिसको हम इस एनालिसिस से जस्टिफाई कर सकते हैं। हालांकि इसके पीछे और कारण है, पर वो हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो स्टूडेंट्स, बहरहाल अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम, या हमारी लाइव क्लास में, हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद
हम नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।